नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम बीपीएससी टेट सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट सेट करने वाले हैं, जो आपका सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जो दृश्य आईएएस का जो 72वें बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है, उसका हम लोग देखेंगे। आज कितना टेस्ट नंबर आपका 10 होने वाला है, ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 के थ्रू आपका होने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका विथ डिफिनेशन के साथ में आप लोग को कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगर आपका किस चीज़ का होने वाला है, तो आपका जनरल स्टडीज़ का होने वाला है, आपका ज्योग्राफी का होने वाला है, इन्वायरमेंट का होने वाला है, करंट अफेयर्स और जनरल मेंटल एबिलिटी का होने वाला है। ध्यान रखिएगा। और हाँ, आपसे एक निवेदन है भैया, वीडियो को 1.25x पे देखिएगा, ताकि आप लोग को थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी हिमालयी क्षेत्र में नदी अपहरण की परिघटना के लिए प्रसिद्ध है? किस क्या बोल रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में नदी अपहरण की परिघटना के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा नदी हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कोसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ध्यान रखिएगा। देखिए, बिहार का आपका शोक किसे कहा जाता है, तो आपका बिहार का शोक आपका कोसी नदी को ही कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइएगा। देखिए, हाल ही में क्या है, सामरिक अवसंरचना विकास के कारण चर्चा में रहा क्या लेपुलेख दर्रा निम्नलिखित में से किस त्रि जंक्शन पर स्थित है? बताइए क्या बोल रहा है। चर्चा में रहा लेपुलेख दर्रा निम्नलिखित में से किस त्रि जंक्शन पर स्थित है? चलिए बताइए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत, नेपाल और चीन के त्रि जंक्शन पर आपका स्थित है। कहाँ? तो भारत, नेपाल और चीन। ध्यान रखिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए। देखिए, लेपुलेख दर्रा जो आपका है, तो कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तराखंड के एक उच्च हिमालय दर्रा है। यहाँ वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए क्या है, प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, तथा भारत और चीन के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए बताइएगा। तीनवा प्रश्न देखिए क्या बोला है। दंडकारण्य पठार जो प्रायद्वीपीय भारत का एक महत्वपूर्ण क्या भौतिक क्षेत्र है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? बताइए क्या है। दंडकारण्य पठार है जो जो भारतीय क्या बोला, प्रायद्वीपीय भारत का एक महत्वपूर्ण भौतिक क्षेत्र है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? बताइए। दंडकारण्य पठार आपका किन राज्यों में फैला हुआ है, ये आपको पूछ रहा है। तो सबको पता आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा। यानी ऑप्शन 3 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए। देखिए, दंडकारण्य पठार जो आपका एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, क्या है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, जो पूर्वी घाट का हिस्सा है। यह घने वनों तथा खनिज संपन्न भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, और ऐतिहासिक रूप से यह रामायण से भी क्या संबंध माना जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न। हर क्वेश्चन को भी आप लोग को तो लास्ट में थोड़ा सा डिफिनेशन उसका दिया जाएगा, ताकि आप लोग को समझने में थोड़ा आसानी होगा। देखिए, भारत की लेटेराइट मृदा प्रायः खाद फसलने के लिए क्या है, कम उपजाऊ होती है, लेकिन क्या है, निम्नलिखित में रोपण के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, काजू और रबड़ के लिए आपका लेटेराइट मृदा जो है सबका बिल्कुल उपयुक्त होती है। ध्यान रखिएगा। देखिए, आपका लेटेराइट मृदा जो है, तो लेटेराइट मृदा का निर्माण आपका उच्च तापमान तथा भारी वर्षा की परिस्थितियों में आर्द्र एवं शुष्क क्या अवधियों में कर्मिक परिवर्तन के कारण होता है। इस प्रक्रिया में तीव्र निक्षालन यानी सिलिका का हटना होता है। इसे मृदा में लौह और एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रवधानता रह जाती है, जबकि जैविक पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए बोल रहा था कम हो जाती है। ध्यान रखिए। 4 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अब वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को थोड़ा सा समझ में आने वाला। एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है भैया, ध्यान रखिएगा। ये 5 में क्या है, मेडन जूनियर्स क्या है, ओसिलेशन एक वैश्विक परिघटना है जो भारतीय मानसून को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करती है। ध्यान रखिए, प्रभावित करती है। ध्यान रखिए। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आर उधर है तो इसीलिए हम ऑप्शन बता दिए इसमें। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व की ओर बढ़कर और वर्षा के सक्रिय तथा विराम कालों को नियंत्रित करके। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न। चलिए 6 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए क्या बोल रहा है आपका। ब्रेनर पास जो अल्पस में राजनीतिक रूप से स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, किन दो देशों को जोड़ता है? बताइए क्या है, ब्रेनर पास किन दो देशों को आपका जोड़ता है? तो ये अब सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया और आपको इटली को जोड़ता है। ध्यान रखिए, किसको आपका, ऑस्ट्रेलिया और इटली को जोड़ता है। इस चीज़ पर आप लोग फोकस करिए। देखिए, ब्रेनर दर्रा
क्या है पूर्वी अल्प्स से होकर गुजरने वाले सबसे निम्न तथा महत्वपूर्ण दर्रा में से एक है। यह रोमन साम्राज्य के काल से ही उत्तरी और दक्षिण यूरोप को जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग रहा है, ध्यान रखिएगा। और देखिए यह दर्रा ऑस्ट्रेलिया और इटली की सीमा पर स्थित है तथा ऑस्ट्रेलिया का क्या है टिरोल राज्य को इटली के दक्षिण टिरोल प्रांत से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 का। भी डिफिनेशन बता रहे हैं भैया, जो इसका आंसर होगा हम सारा कुछ बता दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि कुरोशियो धारा जिनकी तुलना प्रायः क्या गल्फ स्ट्रीम से की जाती है, एक गर्म महासागरीय धारा है जो निम्नलिखित तट के साथ बहती है। बताइए क्या है कुरोशियो धारा जिसकी तुलना प्रायः गल्फ स्ट्रीम से की जाती है, गल्फ स्ट्रीम से की जाती है। यह एक गर्म महासागरीय धारा है जो निम्नलिखित में से के तट के साथ बहती है। बताइए किस तट के साथ में आपका बहती है, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा कहाँ बहती है, तो ये आपका जापान में बहती है, ध्यान में रखिएगा। देखिए कुरोशियो धारा जो आपका है उसको ब्लैक करंट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कुरोशियो धारा जो आपका से उत्तर प्रशांत महासागर की एक प्रबल गर्म पश्चिम सीमांत धारा है। इसका उद्गम फिलीपींस के निकट होता है और ताइवान से होकर उत्तर दिशा में जापान की ओर प्रभावित होती है। कहाँ होती है, उत्तर की ओर जापान की ओर प्रभावित होती है, उत्तर दिशा में जापान की ओर प्रभावित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 8 आपको क्या बोल रहा है, देखिए अल्पेशियन पर्वत क्या बोल रहा है, अल्पेशियन पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए किसके बारे में, अल्पेशियन पर्वत के संबंध में, ध्यान रखिएगा। बताइए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आप सबको पता है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। क्या बोल रहा है, अल्पेशियन पर्वत, कौन सा कथन सही है, तो देखिए ए में आपका क्या दिया हुआ है, ये पूर्वी उत्तर अमेरिका में स्थित एक प्राचीन वलित पर्वत है, बिल्कुल आपका सही है। 2 में ये कोयला एवं खनिज भंडारों से समृद्ध है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए ये भी आपका सही है। ध्यान दीजिए क्या आपका कथन सी जो है, क्या इनकी ऊंचाई सबसे ऊंची माउंट मिशेल है, ध्यान रखिएगा वो बिल्कुल सही है। किसका, अल्पेशियन पर्वत के संबंध में आपका तीनों कथन सही है, ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। बताइएगा देखिए पुछताछ एक समशीतोष्ण घास स्थल परितंत्र है जो निम्नलिखित में से किस देश के लिए विशिष्ट है। बताइए क्या बोल रहा है, पूछताछ एक समशीतोष्ण घास स्थल परितंत्र है जो निम्नलिखित में से किस देश के लिए विशिष्ट है। बताइए किस देश के लिए विशिष्ट है, आप सबको पता है ये आपका हंगरी के लिए विशिष्ट है, ध्यान में रखिएगा। देखिए उस्ताद आपका हंगरी में स्थित समशीतोष्ण घास स्थल का एक विस्तृत क्या समतल क्षेत्र है जो ग्रेट हंगेरियन मैदान का हिस्सा है। इसकी जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की होती है जिसमें क्या ग्रीष्म ऋतु गर्म तथा शीत ऋतु अत्यंत ठंडी होती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर प्रश्न का आपको सोल्यूशन बताया जा रहा है भैया ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, झूम की कृषि मिल्पा प्रणाली क्या है पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित है। बताइए किस क्षेत्र में आपका प्रचलित है, तो ये आपका मध्य अमेरिका और मैक्सिको में प्रचलित है। क्वेश्चन पे भैया ध्यान रखिएगा, हम एक बार बोले अगर क्वेश्चन फिर से अगर आपको सुनना है तो 2 सेकंड के लिए वीडियो 5 सेकंड के लिए आप पीछे कर लीजिए और फिर से सुन लीजिएगा, समझे हैं। अब क्योंकि बार बार पढ़ेंगे भैया तो जानते हैं वीडियो कम से कम 1.5 घंटा का हो जाएगा, 1.5 घंटा आप लोग देख नहीं पाइएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मध्य अमेरिका और मैक्सिको हो जाएगा, ध्यान रखिए। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसका बढ़िया जानते हैं, किसका, मिल्पा प्रणाली के बारे में। देखिए मिल्पा प्रणाली एक प्राचीन कृषि पद्धति है जिनकी उत्पत्ति मध्य अमेरिका और मैक्सिको में हुई थी। इसमें झूम कृषि की भांति भूमि का वर्तन एवं दहन विधियों के द्वारा अस्थायी रूप से साफ किया जाता है और उस पर मुख्य खाद्य फसलों की खेती की जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। बताइएगा देखिए किस बायोम से क्या है, देखिए स्क्लेरोफाइलस वनस्पति पाई जाती है जिसकी विशेषता छोटे और कठोर और सदाबहार पत्ते होते हैं। तो किस बायोम में क्या है स्क्लेरोफाइलस वनस्पति पाई जाएगी,
जिसकी विशेषता छोटे, कठोर और सदाबहार पत्ते होते हैं। बताइए, सदाबहार पत्ते होते हैं तो आपका भूमध्य सागरीय वायुव्य में आपका होते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, इसका डिफिनेशन जानते हैं, व्याख्या जानते हैं। देखिए, एस्क्लेरोफाइलस जो है आपका वनस्पति में कैसे पौधे शामिल होते हैं जिनकी पत्तियां कठोर एवं चमड़े जैसी होती है, जो जल की कमी को कम करने के लिए अनुकूलित होती है। यह भूमध्य सागरीय वायुव्य की प्रमुख वनस्पति है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। बताइएगा, बिहार की सबसे ऊंची चोटी रामेश्वर श्रेणी किस पर्वतमाला का एक भाग है? बताइए, किस पर्वतमाला का एक भाग है? तो सबको पता है आपका ब्रह्म हिमालय या शिवालिक का आपका एक भाग है। ध्यान रखिएगा। देखिए, रामेश्वर श्रेणी के बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ जानते हैं, इसका व्याख्या सुनते हैं। देखिए, रामेश्वर श्रेणी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है तथा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। यह राज्य का सबसे उत्तरी और पर्वतीय भाग है। याद रखिएगा भैया, भूलिएगा नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन हो रहा है। देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, कर्नाटक का बाबा बुदान पहाड़ियाँ ऐतिहासिक एवं आर्थिक दृष्टि से भारत के किस फसल के उत्पत्ति स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है? देखिए, कर्नाटक की बाबा बुदान पहाड़ियाँ ऐतिहासिक एवं आर्थिक दृष्टि से भारत में किस फसल के उत्पत्ति स्थल में सबसे महत्वपूर्ण है? बताइए, किस महत्वपूर्ण है? सबको पता होगा, कॉफ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका व्याख्या सुन लेते हैं। अगर क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा व्याख्या सुनिएगा, तो हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिए। देखिए, पश्चिमी घाट में स्थित बाबा बुदान पहाड़ियों के नाम से 17वीं शताब्दी के पास सूफी संत के नाम से पड़ा, जो यमन से कॉफ़ी के साथ बीज लाए गए थे। इस कारण से इस क्षेत्र में कॉफ़ी की उत्पत्ति स्थल माना जाता है। ध्यान रखिएगा, कॉफ़ी का स्थल आपका माना जाता है। चलिए वहीं देखते हैं, अगर 14 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एंडीज पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? एंडीज पर्वत के संबंध में। देखिए, कथन एक में क्या बोल रहा है, यह विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतमाला है। बिल्कुल गलत है आपका, ध्यान रखिएगा। ये आपका सबसे क्या बोल रहा है, सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतमाला नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखिए, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, शायद एंडीज पर्वतमाला की उच्चभूमि के निर्माण करते हुए 700 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विस्तृत है। देखिए, बिल्कुल आपका भैया ये सही है, ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही है। और में देखिए, इसका निर्माण क्या है, नजका प्लेट के दक्षिण अमेरिकी प्लेट के क्षेपण से हुआ है। ध्यान रखिएगा, क्या आपका ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, बलित पर्वत है जिनका निर्माण महासागरीय नजका प्लेट के महाप्रायद्वीपीय दक्षिण अफ्रीका प्लेट्स के नीचे धंसने से हुआ है। यही विवर्तनिकी गतिविधि इस क्षेत्र को अत्यधिक क्या है, ज्वालामुखी भी बनाती है। बिल्कुल आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, सी में आपका है माउंट क्या है, कोकांगुआ एंडीज के सबसे ऊंची चोटी है। क्या ये आपका सही है? ध्यान रखिएगा। देखिए, अर्जेंटीना में स्थित क्या है, माउंट कोकांगुआ एंडीज पर्वतमाला तथा पश्चिम एक दक्षिणी गोलार्ध की सर्वोच्च चोटी है। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक से अधिक यानी तीनों आपका इसमें से बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 15 की ओर। क्या बोल रहा है, देखिए, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटों को प्रभावित करने वाले क्या चक्रवात रमेल का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? बताइए, किस देश द्वारा किया गया था? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, आपका ओमान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ओमान के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? देखिए, चक्रवात रेमेल का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? तो आपका ओमान द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। देखिए, चक्रवात रेमेल क्या है, ये मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न एक भीषण चक्रवाती तूफान था, जिसके कारण पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में तीव्र तूफान, ज्वार तथा भारी वर्षा हुई थी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की ओर। चलिए बताइएगा, हाल ही में विस्फोट के कारण व्यापक निकासी के कारण बना माउंट क्या है, माउंट कलाओन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ध्यान रखिएगा, माउंट कलाओन ज्वालामुखी किस देश में आपका स्थित है?
ये सबको पता है आपका फिलीपींस में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपका फिलीपींस में स्थित है। देखिए माउंट कलनाओन फिलीपींस के कहाँ है? निग्रोस द्वीप पर स्थित है। कहाँ है? निग्रोस, ध्यान रखिए निग्रोस द्वीप पर आपका स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 17 की ओर। बताइएगा, भारत में मैंग्रोव वनस्पति जैसे सुंदरबन में पाई जाने वाली वनस्पति क्या है विशेष रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं? बताए अनुकूलित हैं। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लवणीय क्या है? जल भराव वाले अंतर्ज्वारीय क्षेत्र है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। क्वेश्चन देखिए आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है। चलिए इसका हम थोड़ा सा डिफिनेशन देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। बताइएगा, देखिए मैंग्रोव वनस्पति जो है उष्णकटिबंधीय के क्या है? अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में पाई जाती है। ये हेलोफाइटस है जो अत्यधिक लवणीय एवं क्या अवायवीय मृदा में विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमको भी उतना समझ में नहीं आया भैया। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए वर्तमान वेनेजुएला संकट में क्या परिप्रेक्ष्य में एक्सो कि वो एक विवादित भूभाग है जिस पर वेनेजुएला निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के विरुद्ध दावा करता है? बताइए किस पड़ोसी देश के साथ में के विरुद्ध आपका दावा करता है? तो ये सबको पता है आपका, कहते हैं गुयाना के साथ में करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर। चलिए बताइए प्रश्न का देखिए आंसर हम क्या बताएं। कर्क भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसी क्वेश्चन बताने वाली क्वेश्चन है। अब सबको पता है आपका कर्क रेखा आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए इसके बारे में हमने बताएंगे कौन कौन सा राज्य से गुजरते हैं, ये आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए अबू मूसा द्वीप भारत की खाड़ी में स्थित एक क्या विवादित क्षेत्र है जो निम्नलिखित के मध्य स्थित है? बताइए क्या है? अबू मूसा द्वीप भारत की खाड़ी में स्थित एक विवादित क्षेत्र है जो निम्नलिखित के मध्य स्थित है। बताइए किसके मध्य आपका स्थित है? तो आपका ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपका स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न क्या है? पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में देखे जाने वाले क्या वृष्टि छाया प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी वायुमंडलीय स्थिति उत्तरदायी है? क्या बोल रहा है? पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में देखे जाने वाले वृष्टि छाया प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी वायुमंडलीय स्थिति उत्तरदायी है? तो कौन से उत्तरदायी है? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? देखिए इसका हो जाएगा अवतलित वायु राशियों का रुद्रोष्म क्या है? रुद्रोष्म तापमान, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माफ कीजिएगा इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं। चलिए 22 नंबर पर देखिए क्या है। देखिए आटाकामा मरुस्थल जिसे पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क गैर ध्रुवीय क्षेत्र माना जाता है, वो अपनी अत्यधिक क्या शुष्कता के लिए मुख्यतः किस कारण के प्रभाव पर निर्भर करता है? बताइए किस कारण के प्रभाव पर आपका निर्भर करता है? तो ये आपको करते हैं, देखिए शीतल हमबोल्ट धारा एवं एंडीज पर्वतमाला की वृष्टि छाया के प्रभाव पर आपका निर्भर करता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए आटाकामा एक अत्यधिक क्या हो रहा? आटाकामा एक अत्यधिक शुष्कता द्वि वृष्टि छाया प्रभाव का एक परिमाण है क्योंकि यह एंडीज पर्वतमाला तथा निचली चिली की तटीय पर्वतमाला दोनों द्वारा नमी के अवरुद्ध रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। बताइएगा आइस एल्मिंडो फीडबैक मैकेनिज्म के संदर्भ में आर्कटिक समुद्री हिम में कमी को भूमंडलीय तापमान का स्वप्रबलकारी चालक क्यों माना जाता है? बताइए आपका क्यों माना जाता है? तो सबको बता दिया, उच्च एल्बिडो वाली सतह को निम्न एल्बिडो वाली सतह को प्रतिस्थापित कर देता है जिससे गुप्त ऊष्मा का अवशोषण बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। ये प्रश्न नंबर 24 आपको क्या बोल रहा है? भारत के उत्तरी मैदानों क्या बोल रहा है? भारत के उत्तरी मैदानों की जल भू आकृति विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भावर एवं तराई क्षेत्रों क्या बोल रहे? देखिए भावर एवं तराई क्षेत्रों के मध्य संबंध सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है?
बताइए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा भैया, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा तभी क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में रह पाएगा। क्या हो रहा है, भारत के उत्तरी मैदानों की जल भू आकृति भू आकृतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भावर एवं तराई, यहाँ ध्यान रखिए, भावर एवं तराई क्षेत्रों के मध्य संबंध का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो आपको कौन करता है, तो आपका ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए, भावर शैलखंडों एवं केवल कंकड़ों की एक अत्यधिक रंध्रयुक्त पट्टी है जहाँ धाराएं भूमिगत हो जाती है, जबकि तराई वह क्षेत्र है जहाँ पुनः सतह पर प्रकट आर्द्रभूमियों का, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, प्रकट का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए आपका 25 क्या बोल रहा है, वह कौन सा पठार है जिसे प्रायः क्या मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो लौह अयस्क, कोयला एवं अवरक के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा, कहते वह कौन सा पठार है जिसे प्रायः मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है तथा जो लौह अयस्क, कोयला एवं अवरक विशाल भंडारों के लिए आपका प्रसिद्ध है? तो किसको आपका छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है? ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका व्याख्या हम लोग सुनेंगे थोड़ा सा कि छोटा नागपुर का पठार एक क्या है, महाद्वीपीय पठार है जो झारखंड के अधिकांश भाग तक विस्तृत, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के क्या है समीपवर्ती क्षेत्रों में विस्तृत है। यह भारत का सर्वाधिक खनिज समृद्ध क्षेत्र है जहाँ देश के लगभग 40% खनिज संपदा विद्यमान है। ध्यान में रखिएगा। और यह पठार जो है सबका गोंडवाना कोयला क्षेत्र का एक विशाल लौह अयस्क पट्टियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ अभ्रक और बॉक्साइट और तांबे के भी महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं। इसी कारण से इसे मिनरल, देखिए यहाँ पे, इसी कारण इसे मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। अगर फिर से सुनना भी है तो आप लोग 10 सेकंड वीडियो पीछे कर सकते हैं आप लोग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे, तो क्या कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या है, तेल के ईब तथा महादेव नदियाँ भारत के किस प्रमुख पूर्व वाहिनी प्रायद्वीपीय नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं? बताइए, क्या बोला, तेल, ईब तथा महादेव के हांसदेव नदियाँ भारत के किस प्रमुख पूर्व वाहिनी प्रायद्वीपीय नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं? सहायक नदी आपका किसके, तो आपका महानदी की हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग महानदी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। किसके बारे में, महानदी के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। देखिए महानदी भारत के पूर्व मध्य भाग की एक प्रमुख नदी है जिनकी उद्गम छत्तीसगढ़ के क्या है हिसाबा उच्च भूमि से होता है। यह छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा से होकर क्या बोलता प्रभावित होती है तथा यह विशाल डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष पर विस्फोटक पदार्थों का उत्सर्जन से निर्मित कीपानुमा अवसाद को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या बोल रहा है, कीपानुमा अवसाद को आपका क्या कहा जाता है? तो आपका क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपको क्रेटर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए क्रेटर जो है सो आपका ज्वालामुखी का एक शिखर अथवा उसके पार्श्व भागों पर स्थित एक क्या है वृत्ताकार कीपानुमा अवसाद होता है जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्या उद्गार के दौरान होता है। जब ज्वालामुखी पदार्थ में वेंट के माध्यम से बाहर निकलते हैं तो उसे निकलने के पश्चात एक रिक्त अवसाद शेष रह जाता है। ध्यान में रखिएगा, उसे ही क्रेटर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। 27 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 के। देखिए किस प्रकार की सेल क्या है, देखिए लिथिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है जिसे प्रायः केवल स्पष्ट स्तर क्रम एवं संरक्षित जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्तर क्रम एवं संरक्षित जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये आपके किसमें पाए जाते हैं? तो ये अपसादी सेलों में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए अपसादी सेलों का व्याख्या सुनेंगे हम लोग। देखिए अपसादी सेलों का निर्माण आपका खनिज अथवा जैविक कणों के संचयन एवं संघनन से होता है। इस ढीले अपसादों को दावा के माध्यम से कठोर सेल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका लिथिफिकेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लिथिफिकेशन कहा जाता है यही प्रक्रिया को। देखिए समुद्र के क्या बोलते हैं, समुद्र तट से महाद्वीपीय सेल के किनारे तक विस्तृत महाद्वीपीय क्या मंड ढाल वाले क्या जलमग्न विस्तार को क्या कहा जाता है? बताइए, समुद्र तट के महाद्वीपीय
महाद्वीपीय शेल्फ के किनारे तक विस्तृत महाद्वीपीय एवं मंद ढाल वाले जलमग्न विस्तार को आपका क्या कहा जाता है? बताइए आपका क्या कहा जाता है? तो सबको पता है आपका महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय आपका शेल्फ कहा जाता है। यानी 29 का आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग व्याख्या सुनते हैं, तभी आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएगा। चलिए बताइए, देखिए महाद्वीपीय शेल्फ जो आपका है सो महासागर का सबसे क्या है, उथल भाग होता है। ध्यान रखिए, उथला भाग होता है जो किसी महाद्वीप के जलमग्न किनारे का प्रतिनिधित्व करता है। यह समुद्र तट के औसतन 1 डिग्री अथवा उससे कम ढाल के साथ सीधे धीरे धीरे नीचे की ओर विस्तृत होता है, जब यह अधिक तीव्र ढाल वाले शेल्फ ब्रेक तक नहीं पहुंच जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर समझ में नहीं आया भैया तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिए, फिर से सुन लीजिए एक बारी। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, जूट के उत्पादन के लिए आवश्यक रेटिंग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी जैविक अथवा रासायनिक क्रिया सम्मिलित होती है? बताइए कौन सी क्रिया आपका सम्मिलित होती है? तो ये सबको पता है, रेचो की देखिए लकड़ी युक्त भाग से अलग करने हेतु क्या है, प्रेक्टिन का सूक्ष्मजीवी अपघटन। ध्यान में रखिएगा, देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए रेशो की लकड़ी युक्त भाग से अलग करने हेतु क्या होगा, प्रेक्टिन का सूक्ष्मजीवी अपघटन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे ध्यान दिए आप लोग। जूट के उत्पादन के लिए आवश्यक रेटिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी जैविक अथवा रासायनिक क्रिया का सम्मिलित होती है? बताइए जैविक तथा रासायनिक क्रिया के क्या होती है, सम्मिलित होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, दक्षिण गोलार्ध में क्या पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं अधिक अस्थायी क्यों होती है? बताइए दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं अधिक अस्थायी क्यों होती है? बताइए क्यों होती है? क्योंकि दक्षिण में खुले महासागरों का विशाल विस्तार होने से घर्षण प्रतिरोध न्यूनतम होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है भैया, अगर इस सबको क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा तो क्या ही बोलें आप। वहीं 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह में सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। बताइए इंडोनेशिया जो है क्या सदस्य के रूप में शामिल हुआ था, किस में? आपका ब्रिक्स में। ध्यान रखिएगा, तो आपका ध्यान रखिए आपका 10वां हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा आप 10वां के रूप में आपका शामिल हुए थे। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं। देखिए इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से जनवरी 2025 में ब्रिक्स समूह के 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ब्रिक्स क्या उभरी अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी क्या अनौपचारिक समूह है। प्रारंभ में ब्रिक्स शब्द ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन के लिए संयुक्त किया जाता था कि बाद में वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के साथ जुड़ा था। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 34 को बताइए। एक सेकंड हो जाइए। देखिएगा राजकोषीय अर्थव्यवस्था सूचकांक में 2025 में शिखर को किस श्रेणी में रखा गया था? बताइए किस श्रेणी में आपका रखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपका क्या परफॉर्मर के हिसाब से आपका रखा गया था। क्या बोल रहे, राजकोषीय राज्य व्यवस्था सूचकांक 2025 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया था? तो आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका रखा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। तो निम्नलिखित में से किरे पराक्रम दिवस, ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे पराक्रम दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है? तो देखिए आप सबको पता है, ये आपका ध्यान रखिएगा, तो सबको पता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में आपका पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये लोग हम लोग पीछे भी सेट में भी हम लोग देख चुके हैं। 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत ने ट्रांसफॉर्मिंग क्या रिलेशनशिप देखिए यूटिलिटी में क्या है स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी यानी ट्रस्ट पहल की किस देश के साथ हस्ताक्षर की थी? बताइए, अरे ऊपर छोड़िए सब क्या लिखा हुआ होता है उसे ध्यान नहीं देना है। देखिए ट्रस्ट पहल किस देश के साथ क्या हस्ताक्षरित की है?
ध्यान में रखिए किसके साथ में की, तो आपका ये आपका यूएसए के साथ में की है, ध्यान में रखिएगा। देखिए ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप क्या यूटिलाइजिंग क्या स्ट्रेटजिंग टेक्नोलॉजी पहल किस देश के साथ हस्ताक्षरित की है, तो आपका यूएसए के साथ में की है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गया था क्योंकि सुबह से 2 सेट बना चुके हैं तो मिस्टेक तो थोड़ा होता ही है। तो ये बायोमास मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो बायोमास मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो सबको पता है आपका ईएसए के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, ईएसए के द्वारा में। कि ईएसए आपका क्या है, देखिए बायोमास मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जो ईएसए एक पृथ्वी क्या है अवलोकन मिशन है। इसका उद्देश्य विश्व के वनों का मानचित्र करना तथा वनों की स्थिति और समय के साथ उनमें होने के परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करना। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकंड, चलिए 37वां प्रश्न देखिए, ग्लोबल क्या है इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के छठे संस्करण के अनुसार वर्ष 2024 में भारत पवन और सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाला विश्व का उत्पादक बन गया है। तो विश्व का उत्पादक आपको कौन सा बन गया है, तो आपका तीसरा सबसे बड़ा बन गया है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के छठे संस्करण के अनुसार वर्ष 2024 में भारत पवन और सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। ध्यान में रखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। बताइएगा साइबर सुरक्षा में क्या है जेल ब्रेकिंग का तात्पर्य है, बताइए साइबर सुरक्षा में जेल ब्रेकिंग का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य ध्यान रखिए हो जाएगा किसी डिवाइस या सिस्टम पर लगाए गए प्रतिबंधों या सुरक्षा उपायों को हटाकर रूट एक्सप्रेस द्वारा या सुरक्षा विशेषताओं को बीपी क्या बाईपास करना। ध्यान में रखिएगा, तो इसको आपका क्या कहता है जेल ब्रेकिंग तात्पर्य आपका कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अगर हमसे कुछ दिक्कत हो रही है तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। ये फेट बॉय पैनल क्या है, बताइए फेट बॉय पैनल क्या है, बताइए। तो क्या, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये आपका एक मोबाइल क्या है फास्ट ब्रेकिंग ट्रोजन जो दुर्भावपूर्ण एपीके के माध्यम से यूजर्स को लक्षित करता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए पीएम अभिम योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए पीएम अभिम योजना का उद्देश्य क्या है, तो आपका भविष्य की महामारियों और रोग प्रकोपों का सामना करने हेतु स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय देखिए आपका डिफिनेशन देने का कोई ज़रूरत नहीं है कि न्यूरल नेटवर्क का तात्पर्य क्या है, बताइए न्यूरल नेटवर्क का क्या कार्य है। न्यूरल नेटवर्क का कार्य है कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क के कार्यतंत्र की नकल करते हुए डेटा को संसाधित करना और सीखना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आंसर है इतना बड़ा बड़ा रहता है कि ये उसी में आपका सोल्यूशन मिल जाता है। चलिए 42वां प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वच्छ जल परिस्थितिकी में लेटिंग क्या स्थिर जल परितंत्र का वर्णन करता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वच्छ जल परिस्थितिकी में क्या लेटिंग स्थिर जल परितंत्र का वर्णन करता है, परितंत्र का आपका वर्णन करता है, तो आपका तालाबों और झीलों जैसे स्थिर जलीय परितंत्र में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका हम लोग सोल्यूशन देखते, देखिए लेटिंग आपका जो है तो स्थिर जल परितंत्र स्थिर अथवा ठहरे हुए ताजे जल क्या है के परितंत्र होते हैं, जैसे तालाब झीलों और जलकुंड। इनकी विशेष है कि इनमें से किसी भी दिशा में प्रवाह नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिकी पिरामिड, ध्यान रखें पिरामिड प्राकृतिक परितंत्र में कभी क्या व्युत्क्रम नहीं हो सकता है। ध्यान रखें व्युत्क्रम आपका नहीं हो सकता, क्या बोल रहा परिस्थितिकी पिरामिड प्रकृति परितंत्र में कभी व्युत्क्रम नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा आपका
व्युत्क्रम आपका नहीं हो सकता, तो ये आपका ध्यान रखिएगा किस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऊर्जा पिरामिड में आपका कोई भी उत्क्रम नहीं हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। व्युत्क्रम आपका नहीं हो सकता किसमें, आपका ऊर्जा पिरामिड में, ध्यान रखिएगा। देखिए ऊर्जा का पिरामिड कभी व्युत्क्रम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक क्रमिक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, ध्यान रखिए भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। बताइए जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी एक मानव मापदंड है। बताइए जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग एक क्या बोल रहा है, मानक मापदंड है, ध्यान रखिए मानक मापदंड है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जलीय तंत्र में प्रदूषित लक्षण के लिए, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग सही थोड़ा सा डिफिनेशन से देखते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या बोल रहा है, आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को मापन करती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए नागोया प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसका अनुपूरक समझौता है। बताइए क्या बोल रहा है, नागोया प्रोटोकॉल, ध्यान रखिए नागोया प्रोटोकॉल बोल रहा है आपका किसका अनुपूरक समझौता है। बताइए तो ये आपका हो जाएगा जैव विविधता अभिसरण का हो जाएगा, ध्यान रखिए किसका हो जाएगा आपका जैव विविधता आपका अभिसमय का हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए नागोया प्रोटोकॉल आपका जो जैव विविधता अभिसमय का एक अनुपूरक समझौता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। देखिए भैया आप लोग सोचते होंगे कि हमको समझ में नहीं है, समझ में नहीं, ये आपका बीपीएससी का सेट कर रहे हैं आप लोग, ये आपका बिहार पुलिस का सेट आप लोग नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग को लग रहा होगा क्या पढ़ा रहा है क्या बोल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये आपका बीपीएससी का सेट देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर ना बिहार पुलिस है, ना आपको मद्य निषेध है, ना आपको ये सब है। तो वो सब आप सपना में मत पालिएगा कि आपका इतना ईजी आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन ही इसका बहुत हार्ड आता है। देखिए भूस्तरीय ओजोन को द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है क्योंकि, बताइए भूस्तरीय ओजोन को द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है क्योंकि, बताइए क्योंकि आपका यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC के बीच रासायनिक अभिक्रिया से बनता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। बताइए इसका जितना भी आंसर था आपका सोल्यूशन था आपका ऑप्शन बी में दे दिया है। चलिए 47वां प्रश्न देखिए बीज बैंकों में बीजों का संरक्षण किस प्रकार के संरक्षण का उदाहरण है। बताइए बीज बैंकों में बीजों का संरक्षण किस प्रकार के संरक्षण का उदाहरण है। बताइए किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये आपका बहिर्स्थल संरक्षण का है, किसका आपका ये बहिर्स्थल संरक्षण का आपका उदाहरण है, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा व्याख्या जानते हैं। देखिए बहिर्स्थल संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक आवास से बाहर जैव विविधता का संरक्षण करना है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि बीज बैंकों में बीजों का संरक्षण बहिर्स्थल संरक्षण का उदाहरण है, क्योंकि बीजों को उनके प्राकृतिक पर्यावरण से दूर नियंत्रित परिस्थितियों में सुरक्षित रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। वहीं हम लोग प्रश्न आधा 48 नंबर देखिए कि क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए उच्च पोषण स्तरों पर जीवों के उत्तक क्या विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। क्या बोल रहा है उच्च पोषण स्तरों पर जीवों के उत्तकों में क्या बोल रहा है विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। ये आपको सबको कहलाती क्या कहलाती है, तो कोई जैव आवर्धन कहलाती है, ध्यान में रखिएगा क्या कहलाती है, जैव आवर्धन कहलाती है। इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। चलिए वहीं देखते हैं। देखिए हरितगृह ग्रीन हाउस जैसे मुख्यतः निम्नलिखित को अवशोषित करके भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। और हरितगृह ग्रीन हाउस जैसे मुख्यतः निम्नलिखित को अवशोषित करके भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो आपका ध्यान रखिएगा निर्गत दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइएगा 50 नंबर प्रश्न देखिए किस क्षेत्र को क्या, देखिए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए इसमें कम से कम निम्नलिखित का ह्रास होना चाहिए। देखिए इस क्षेत्र में देखिए
वर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसमें कम से कम निम्नलिखित का हाँस होना चाहिए। कितना हाँस होना चाहिए? तो इसका प्राथमिक वनस्पति का आपका 70% भाग होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपका? 70% भाग होना चाहिए था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 51 की ओर। चलिए बताइएगा। देखिए शुष्क क्षेत्रों में क्या है भूमि, देखिए शुष्क क्षेत्रों में भूमि क्षरण की समस्या का समाधान हेतु विशेष रूप से समर्पित अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता आपका कौन सा है? तो आपका UNCCD है। क्या है आपका? UNCCD है। रखिए चलिए इसका थोड़ा सा सोल्यूशन हम लोग दे लेते हैं। देखिए मरुस्थलीय से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय क्या UNCCD मरुस्थलीय और जीप्स क्षरण से निपटने पर केंद्रित है। विशेषकर शुक्ल, आर्द्र शुक्ल एवं शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में इसका उद्देश्य सतत भूमि प्रबंध को प्रोत्साहित करना तथा भूमि संरक्षण को प्रभाव को कम करना। ध्यान रखिएगा इसका जितना सोल्यूशन आपको लिखा हुआ था भैया उतना सारा सोल्यूशन हम आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जल निकायों में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला? पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जल निकायों की शैवाल की अत्यधिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? बताइए। अत्यधिक वृद्धि को आपका कहा जाता है सुपोषण कहा जाता है। ध्यान रखिए क्या कहा जाता है आपका? सुपोषण कहा जाता है। चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए सुपोषण जो आपका उस स्थिति को कहते हैं, सुपोषण किस उस स्थिति को कहते हैं जब किसी जल निकाय में पोषक तत्वों विशेष नाइट्रेट और फास्फेट की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखिएगा उसी को आपका सुपोषण कहते हैं। बताइएगा लाइकेन किस प्रकार का प्रदूषण उत्कृष्ट जैव संकेतक माने जाते हैं? तो लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषक के उत्कृष्ट जैव संकेतक माने जाते हैं? तो ये आपका वायु प्रदूषण विशेषकर H2O प्रदूषण माना जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं लाइकेन के बारे में। देखिए लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे जैव संकेतक होते हैं क्योंकि वे सीधे वायुमंडल से जल और पोषक तत्वों अवशोषित करते हैं। ध्यान रखिएगा। और देखिए और विशेष रूप से H2O के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड H2O प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन को ह्रास हो जाता है और पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित रजिस्टर हैं? बताइए। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित रजिस्टर हैं? बताइए। तो ये आपका आर्द्र भूमियों को रामसर अभिसामयिक है। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका थोड़ा सा सोल्यूशन देख लेते हैं भैया 54 का। 54 का देखिए मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जो आपका है क्या है? मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड का साधारण आर्द्रभूमि का रामसर अभिसमय क्या बोल रहा है? रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंडर्स के अंतर्गत किया जाता है। उन पर रामसर स्थलों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप अथवा अन्य कारणों को परिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो चुका हो या हो रहा हो होने या फिर होने का आपका संभावना हो। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। तो ऐसी प्रजाति जिनका अपने पर्यावरण पर उसकी संख्या के अनुपात में कहीं अधिक प्रभावित होता है वह है? क्या बोल रहा है? ऐसी प्रजाति जिसका अपने पर्यावरण पर उसकी संख्या के अनुपात में कहीं अधिक प्रभाव होता है वह है। तो वो आपका है क्या? कीस्टोन मूलभूत प्रजाति है। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 55 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए दो भिन्न परिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो आपका इकोटोन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है? आपका इकोटोन कहा जाता है। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी हेतु क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी हेतु देखिए विधिक रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा था? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता आपका कौन सा था? तो ये आपका
क्योटो प्रोटोकॉल था। कौन था आपका? क्योटो प्रोटोकॉल था, ध्यान में रखिए। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी हेतु क्या औद्योगिकृत देश के लिए क्या है, विधिक रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करने वाला प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। तो मानव गतिविधियों को संचालित करने हेतु उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? तो मानव गतिविधियों को संचालित करने हेतु उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? तो आपको कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। देखिए कार्बन फुटप्रिंट आपका मानव गतिविधियों जैसे परिवहन, ऊर्जा उपयोग, उत्पादन और उपयोग के कारण उत्सर्जित ग्रीन हाउस जैसे कुल मात्रा को कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, फोटोकेमिकल क्या स्मॉग मुख्यतः किनसे मिलकर बना होता है? बताइए। फोटोकेमिकल स्मॉग मुख्यतः किनसे मिलकर बना होता है? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा। ओजोन, देखिए प्रॉक्सी एसिटिक नाइट्रेट PN और नाइट्रोजन ऑक्साइड से आपका बना होता है। ध्यान रखिएगा। बताइए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बताइए। अब ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं पता होगा तो क्या पता होगा? बताइए। तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। कहाँ आपका? पश्चिम चंपारण में आपका स्थित है। बताइएगा। देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है सो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है तब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भाग है जो भारत नेपाल सीमा के निकट स्थित है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्ष 2024 में प्रारंभ बिहार की निम्नलिखित में से किस आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया था? बताइए। वर्ष 2024 में प्रारंभ में भारत की निम्नलिखित में से किस आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया था? बताइए किसे किया गया था? तो आपको ध्यान में रखना होगा, आपका नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को आपका जो है सो रामसर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर, क्या इसका सोल्यूशन आप लोग को देखना है? सोल्यूशन आपको चलिए बताता हूँ। देखिए आपको तो सोल्यूशन में लिखा गया 2024 में, आपको 2024 के प्रारंभ में आपको नागी और नकटी पक्षी अभियान को क्या रामसर सूची में सम्मिलित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिहार का टाल क्या भूमियाँ अद्वितीय हैं क्योंकि? बिहार की टाल भूमियाँ अद्वितीय हैं क्योंकि ये निचले तस्तरी के आकार के गर्त जो मानसून के दौरान जलमग्न होते रहते हैं। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा भैया। चलिए आ गया है अब मिलान करने वाला। चलिए बताइए। सूची वन में देखिए चर्चा मेरे स्थान, सूची टू में किस देश में यह क्या संघर्ष परत क्षेत्र है? बताइए। क्षेत्र है। चलिए मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बताइए। देखिए नागोर्नो काराबाख ये आपका हो जाएगा आर्मेनिया, आपका अजरबैजान में है। ध्यान में रखिएगा। बताइए टाइग्रे आपका ध्यान में रखिएगा इथोपिया में है। दल हुएदो ये आपका यमन में है। गाजा पट्टी आपका फिलीपींस में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। चलिए 64वां प्रश्न देखिए और आप लोग इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हर बार हम 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए 65 नंबर प्रश्न भी देखिए और इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 64 और 65 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हर बार 2 क्वेश्चन हम हर सेट में 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं और आप लोग आंसर देते भी हैं कमेंट में, हमको पता है। देखिए भू आकृति विज्ञान के संदर्भ में क्या है, यह डांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? भू आकृतियों विज्ञान के संदर्भ में क्या है, ये डांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताइए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए अरे इसमें बोला उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसी पर फोकस करना। देखिए एक में आपका क्या बोल रहा है? देखिए ये डांग मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन अपर्दन द्वारा क्या है निर्मित मरुस्थल है। बिल्कुल सही है। 2 में इनमें प्रमुख पवन दिशा का समांतर स्थित क्या क्रमिक रूप से कटक और गर्त पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। किसके बारे में? भू आकृति विज्ञान के संदर्भ में। यह डांग के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है। ध्यान रखिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सुमेलित है। कौन कौन सा आपका सुमेलित है? 67 नंबर का प्रश्न आप लोग को देखना है। बताइए कौन कौन सा आपका सुमेलित है। थोड़ा आंसर देख लेते हैं। चलिए बताइए कौन कौन सा। देखिए क्या है, स्थल रूप श्रेणी है और प्रकार और उदाहरण है। बताइए क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से नंदी जिन स्थल रूपों और उनके प्रकारों में कितने युग्म सुमिलित हैं? तो गर्त है क्या, अपर्दनात्मक, बिल्कुल सही सुमिलित है। दो में है प्राकृतिक तटबंध, ये आपका क्या है, निश्चलात्मक, आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। गोपुर झील क्या है, अपर्दनात्मक एवं निश्चलात्मक, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। तीनों आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। किसके बारे में? नंदी जन्य रूप स्थलों और उनके प्रकारों के युग में आपका तीनों सुमिलित हैं, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तीनों युग्म सुमिलित हैं। 78 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पर्वतीय भू आकृतियों और उनके उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कितने युग्म सुमिलित हैं? तो भू आकृति श्रेणी है और प्रकार और उदाहरण है, ध्यान में रखिएगा, प्रकार और उदाहरण है। इसमें कितने युग्म आपका सुमिलित हैं, इस चीज़ पर आप लोग को फोकस करना है। देखिए ए में क्या है, ब्लॉक पर्वत आपका क्या है, बुजेस फ्रांस, आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। एक तो देखिए आपका बिल्कुल सुमिलित है। दो में आपका है, ध्यान रखिए, देखिए ज्वालामुखी पर्वत क्या है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। तीन में आपका है अवशिष्ट पर्वत अरावली भारत, आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। यानी आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 68 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 69 नंबर प्रश्न आते हैं। देखिए इससे पहले आपको क्या बोल रहा है, देखिए रेडीनेस फॉर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक थी? बताइए क्या बोल रहा है। ये रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक थी। सबको पता है भारत की रैंक आपका 36वीं थी, ध्यान में रखिएगा। टेक्नोलॉजी इंडेक्स में आपका 36वीं रैंक थी, ध्यान में रखिएगा। 70 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अमल साड चीकू जिसे वर्ष 2025 में भौगोलिक उपदर्शन प्रमाणन जीआई प्राप्त हुआ, वो किस राज्य से संबंधित है? अरे वो किस राज्य से आपका संबंधित है? क्वेश्चन आपको फिर से सुनाते हैं। देखिए अमल साड़ चीकू जिसे वर्ष 2025 में भौगोलिक क्या है, उपदर्शन प्रमाणन जीआई प्राप्त हुआ, वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपका ये गुजरात राज्य से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका थोड़ा सा सोल्यूशन हम दे लेते हैं। देखिए क्या अमलसाड़ चीकू का नाम से गुजरात के निवासी जिले के क्या है, अमलसाड़ गांव से लिया गया है। इसे अपनी छठी विशेषताओं और क्षेत्रीय पहचान के कारण वर्ष 2025 में भौगोलिक उपदर्शन प्रमाणन जीआई प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा भैया। शहीद दिवस आपका 23 मार्च को मनाया जाता है, सबको पता है आपका, ध्यान रखिए। देखिए प्रतिवर्ष 23 मार्च को का भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के बलिदान की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए। और उन्होंने 1931 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉर्डन्स की हत्या के आरोप में लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। बताइएगा सहकार टैक्सी किससे संबंधित है? तो सहकार टैक्सी किससे संबंधित है? बताइए। इसका आंसर आप लोग को नहीं पता होगा तो क्या पता होगा, एक सरकारी टैक्सी सेवा जिसे चालक पंजीकरण कर सीधे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखिए, मत्स्य 6000 क्या है? बताइए मत्स्य 6000 आपका क्या है? सबको पता है मत्स्य 6000 है वो गहन समुद्री अन्वेषण हेतु मानव संचालित पनडुब्बी वाहन है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम इसका व्याख्या जानते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए मत्स्य 6000 जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गहन महासागरीय मिशन के अंतर्गत विकसित एक मानव संचालित पनडुब्बी वाहन है, जिसे अन्वेषण के लिए मनुष्यों को गहन समुद्री में ले जाने तथा क्या अभिलप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। देखिए पंचायत क्या अंतरण सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सम्मिलित हैं? क्या बोल रहा, पंचायत अंतरण सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मापदंड सम्मिलित हैं? तो कौन सा मापदंड संकलित हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपका शायद पाँचों हो जाएगा भैया, रूपरेखा हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, वित्त हो जाएगा, कार्मिक होगा, क्षमता
निर्माण हो गया और उत्तरदायित्व हो गया। शायद पाँचों आपका जो है इसमें ध्यान रखिएगा सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाँचों है तो छः कहाँ से आ गया भाई, पाँचों को तो है, हम छः हो जाता है कि 4 4 2 लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 75वां प्रश्न आज का हम लोग आखिरी प्रश्न देखेंगे, तो इस चीज़ पर हम लोग ध्यान दीजिएगा। आखिरी प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगर 74 नंबर का थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए, 74 नंबर का थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, सोल्यूशन इसका देख लीजिए ताकि थोड़ा सा आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए पंचायत अंतरण सूचकांक को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। यह भारत के लोक प्रशासन संस्था द्वारा किए गए एक अध्ययन पर आधारित है। ध्यान में रखिए यह सूचकांक जो है पंचायत प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन 6 मापदंडों रूपरेखा, कार्य, वित्त, कार्मिक और क्षमता निर्माण और उत्तरदायित्व के आधार पर करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे और उससे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया। देखिए द्वितीय अखिल भारतीय समय उपयोग सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द्वितीय अखिल भारतीय समय उपयोग सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोल रहा कौन सा सही है, तो देखिए एक में क्या बोल रहा है, वर्ष 2024 में पुरुषों ने घरेलू सदस्यों के लिए क्या है अवैतनिक घरेलू सेवाओं में महिलाओं की तुलना में अधिक मिनट व्यतीत किए हैं, बिल्कुल सही है। 2 में आपका है रोजगार और संबंधित गतिविधियों में पुरुषों ने महिलाओं की तुलना में अधिक समय व्यतीत किए हैं, बिल्कुल सही है। इसमें दोनों कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में, द्वितीय अखिल भारतीय समय उपयोग के सर्वेक्षण के संबंध में दोनों कथन आपका सही है। ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है भैया तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका आप लोग को PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।